नमस्कार, मेरा नाम टीचर छात्रा है और मैं RB+2 हाई स्कूल सांडी चित्रकूट में बायोलॉजी की टीचर हूँ। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, और जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवन काल। और सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जन्म। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पैन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन, कि जीवन काल किसे कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसको हम जीवन काल बोलते हैं। ठीक है। और हर किसी स्पीसीज का, हर किसी जाति का, हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है कि वो स्पीसीज लगभग उस समय तक जिंदा रहती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। कई बार क्वेश्चन में उन एग्जाम्पल में से भी पूछ लिया जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना है, एवरेज लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन काल बोला जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी जीव के साइज से कोरिलेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ बहुत सारे एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे एलिफेंट है जिसका एवरेज लाइफ स्पैन 60 ईयर का होता है। ठीक है, रोज है उसका लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर का है। बटरफ्लाई है जिसका लाइफ स्पैन 1 से 2 सप्ताह का है। यहाँ क्रो जिसका लाइफ स्पैन 25 साल का है, और पैरेट जिसका लाइफ स्पैन 140 साल का होता है। अभी हमने एक चीज बोली थी कि इट इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, की जीवन काल किसी भी जीव के साइज से कोरिलेट नहीं करता है। जैसे क्रो और पैरेट, अगर हम देखें क्रो और पैरेट का जो साइज है वो लगभग बराबर है, लेकिन इसके लाइफ स्पैन में बहुत सारा डिफरेंस है। क्रो जो है वो 25 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि पैरेट जो है वो 140 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर हम बात करते हैं बैनियन ट्री की, जो बरगद का पेड़ होता है, वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि जो मैंगो ट्री है वो भी इसी की तरह दिखता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन बैनियन ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए कि ये साइज के साथ कोरिलेट नहीं करता है। हर किसी स्पीसीज, हर किसी जाति का, हर किसी जीव का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है, वो उस समय तक जिंदा रहता है लगभग। और एक्सेप्शन केस भी, जैसे आपने पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है, तो डेथ इज नेसेसरी। जब हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी जरूर। तो इसीलिए कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो जीव है, वो अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो है बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव जो कभी भी नहीं मरते हैं। जबकि हमारी थ्योरी बोलती है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कैसे नहीं मरते हैं वो लोग? देखिए, बैक्टीरिया या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब बूढ़ा होने लगता है तो वो क्या करता है कि अपने अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को, अपने अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को क्या करता है, अपनी डॉटर सेल को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो उसके पास है, जब वो बूढ़ा होगा, जब वो मरने वाला होगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा और अपनी डॉटर सेल्स को जो उसके पास है उसको दे देगा। तो जब ये मरा ही नहीं, इसकी डेड बॉडी ही कभी हमने नहीं देखी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मरा? तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी भी नहीं मरते हैं। वो जब बूढ़ा होने लगेंगे तो अपने बॉडी का जो मटेरियल है उसको अपनी डॉटर सेल को प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए लाइफ स्पैन का जो एक्सेप्शन है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइफ स्पैन का एक्सेप्शन कौन है, तो हम बता सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया जो है वो इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया गया है, और किसी किसी का वहाँ लिखा भी गया है, जिसका नहीं लिखा गया वो यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है जन्म, रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जन्म। क्या है रिप्रोडक्शन?
एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हूबहू अपने ही जैसी संतान को पैदा करता है। प्रोसीजर बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि स्नेक है, अब वो स्नेक जो है अपने जैसा ही तो स्नेक को पैदा करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सांप जो है केचुए को पैदा कर रहा है या फिर जो हाथी है वो शेर को पैदा कर रहा है। तो इसमें जनन के प्रोसेस में जो पेरेंट होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो जीव होगा, वो अपने ही जैसे दिखने वाली संतान को पैदा करता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों जरूरी है जनन। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जनन नहीं करता है तो क्या वो जिंदा नहीं रह सकता? रह सकता है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, अगर वो जनन की क्रिया करता है और अपनी संतान को पैदा करता है, ठीक है, तो क्या होगा? पुरानी संतान, पुराने जो जीव होंगे वो मर जाते हैं, फिर नए जीव दोबारा से ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद दोबारा से वो लोग क्या करते हैं? जनन करते हैं और अपनी ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक वो धरती पर क्या रहेंगे? धरती पर रहेंगे, उनका नामो निशान जो है धरती पर बना रहेगा। तो इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसी जनन की वजह से उसकी कंटिन्यूटी जो है वो इस अर्थ पर बनी रहे, इसीलिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें एक साइकिल है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुआ है, ऑफस्प्रिंग मींस संतान, कोई पैदा हुई, पहले वो ग्रो करेगी, अपनी बॉडी को ग्रो कराएगी और उसके बाद मैच्योर हो जाएगी, वो एबल हो जाएगी रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स के अंदर है, हमारी मैरिज एज भी है 18 ईयर, इसका मतलब उस समय हम लोग क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो गए हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले हम ग्रो करते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, अपनी संतान को पैदा कर सकते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन को अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अगर हम सीधा सीधा समझें तो जिसमें लिंगों का भेद नहीं है, जिसमें कोई नर नहीं है, कोई मादा नहीं है, जिसमें लिंगों का भेद ना हो, उस प्रकार के जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर यंगर वन। कि एक ऐसा जनन की एक ऐसी क्रिया जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है और वो सिंगल पेरेंट ही अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। कोई उसमें मेल नहीं होता है, कोई उसमें फीमेल नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पेरेंट है, वो क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा और अपनी 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर लेगा। 2 करे या उससे ज्यादा करे, लेकिन उसमें पेरेंट्स में नर या मादा कोई नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है। अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, प्रोसीजर से वो अपने आप को डिवाइड करता है और अपनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर लेता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लैंगिक जनन, जिसमें लिंगों का भेद होगा, जिसमें नर भी होगी और मादा भी होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट चाहिए था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर यंगर वंस, कि जिसमें 2 पेरेंट चाहिए। एक पेरेंट मादा होगी, में फीमेल होगी और दूसरा पेरेंट कौन होगा? नर होगा। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मान लीजिए कि एक ये मेल है, ठीक है, एक फीमेल है। मेल और फीमेल मिलकर क्या करेंगे? अपने यंगर वंस को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें 2 पेरेंट चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, और इन मेल और फीमेल से क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। ये मेल जो है वो गैमेट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, फीमेल भी एक गैमेट बनाएगी जिसको बोलते हैं एग, और ये स्पर्म और एग जो है फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने के बाद बनाएंगे जाइगोट। इंटरकोर्स के दौरान ये क्या बनाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो है
क्या बना देगा, ऑफस्प्रिंग को बना देगा, संतान को बना देगा। इस एक सेल से, जाइगोट से पूरा का पूरा बेबी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जहां पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अगर हम बात करते हैं, जहां सिर्फ एक पेरेंट चाहिए था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए थे, एक मेल चाहिए था, एक फीमेल चाहिए थी। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए मेल और फीमेल चाहिए। और जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेक्स प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल पेरेंट। यूनि मीन्स वन, सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स की ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगी। तो जहां यूनिसेक्सुअल पेरेंट चाहिए और वो यूनिसेक्सुअल पेरेंट से बनने वाली गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि एक्सेप्शन है इसका बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाई जिसमें दो, एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 सेक्स प्रेजेंट है, जैसे टेपवर्म, जैसे लीच जॉक, जिसमें एक ही जॉक है, एक ही जीव है जिसके अंदर मेल भी है फीमेल भी है, वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल में होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल जिसमें एक ही जीव के अंदर 2 सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस होगा, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, जैसे टेपवर्म, लीच। तो इस तरह के जीवों को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसी एक या 2 हर्माफ्रोडाइट का नाम लिखिए, कि हर्माफ्रोडाइट क्या है। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 सेक्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां एक ही पेरेंट था टूट गया, 2 डॉटर सेल्स बन गई, तो जहां पे एक ही पेरेंट चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा कि क्लोन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 2 पेरेंट चाहिए थे, जैसे हमारी दादा की फैमिली अलग है, नाना की फैमिली अलग है। जब दोनों की फैमिली अलग है, दोनों के कैरेक्टर अलग है, और बच्चे के अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं। कुछ कैरेक्टर उसकी मम्मी की फैमिली के होते हैं और कुछ कैरेक्टर उसके फादर की फैमिली के होते हैं। तो वेरिएशंस आ गई कि मम्मी के अंदर दूसरे कैरेक्टर थे, पापा के अंदर दूसरे थे, जो आगे संतान बनी है उसके अंदर मिले जुले कैरेक्टर आए हैं। तो संतान ना तो अपने मम्मी के जैसे दिखेगी ना पापा के जैसे, मिला जुला हमें एक फॉर्म दिखता है, जहाँ पे हमें क्या दिखता है, विभिन्नताएं दिखती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है विभिन्नताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिर्फ एक ही पेरेंट था, बाहर से तो आके इसके किसी यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, एक ही पेरेंट था, उसके पास जो भी कुछ था उसने अपनी बराबर बराबर डॉटर सेल्स को बांट दिया है। ठीक है, तो इसकी जो डॉटर सेल्स थी, जैसा ये पेरेंट दिखता था, जिसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, उसने बराबर बराबर इन अपनी डॉटर सेल्स को बांट दिया, जिससे कि जो डॉटर सेल्स हैं वो भी अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी दिखती है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी होती है, और जिसको जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट के, जैसा उसका पेरेंट दिखेगा, आनुवंशिक रूप से भी वो अपने पेरेंट की तरह और मॉर्फोलॉजिकल आकारीय रूप में भी अपने पेरेंट की तरह होती है। इसीलिए उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोन क्या होते हैं। तो क्लोन ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट की 2 कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसीलिए उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्लोन किया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट है, 2 डॉटर सेल्स जिसने बनाई है, ना ही कोई यहाँ गैमेट बना, ना ही किसी गैमेट का फ्यूजन हुआ है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट से 2 गैमेट बनते हैं और गैमेट फ्यूज होकर नया एम्ब्रियो बनाते हैं, इसलिए वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, और आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग अपना एनसीईआरटी लिखिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कुछ चीजें एनसीईआरटी में मिलेंगी और कुछ चीजें यहाँ से लेके आपको रिवाइज करना है। जैसे सबसे पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए गए हैं उनको आपको याद करना है, टेबल बना लेनी है, क्योंकि कई बार किसी एक का लाइफ स्पैन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्पैन का एक्सेप्शन कौन है उसका नाम याद होना चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन के टाइप की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, किन किन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के अंदर होता है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसमें दिए गए हैं। तो हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।